सेप्टिक शॉक पर अब सेप्टिक शॉक का हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि कुछ कुछ बंदे होते हैं कि उनको ना 2-4 मिनट में एक लेक्चर्स की समझ आ जाती होती है। वो 20 से 25 मिनट एक लेक्चर्स को एक वीडियो को देखने पे टाइम ज़ाया नहीं करने चाहते। तो इसलिए अगर हम क्विक रिव्यू ले लें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये देखें अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो होता है इसकी 3 टाइप्स होती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है और सेप्टिक शॉक होता है। आज हमने जिसको डिस्कस किया वो सेप्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक जो है ये एक किसी इन्फेक्शन की वजह से, अगर इन्फेक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को कम हो जाती है तो उसको हम सेप्टिक शॉक कहते होते हैं। ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को कम हो जाना उसको हम हाइपोपरफ्यूजन कहते होते हैं। वो इन्फेक्शन जो है वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकता है, मगर मोस्टली जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद वो कहता है कि सेप्टिक शॉक जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग शॉक है। 99% इसमें डेथ रेशो चांसेस होते हैं, 1% चांसेस होते हैं प्रोग्नोसिस के। मोस्ट कॉमन इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कहता है कि कोई भी वायरस, पैरासाइट्स, फंगल इन्फेक्शन ये सेप्टिक शॉक करवा सकते हैं, मगर 99% जो होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक होता है। फॉर एग्जांपल देखें, ये बैक्टीरिया आया बाहर से, उसने इन्फेक्शन करवाया और ये ब्लड में आया और ब्लड में इसने अपने टॉक्सिन से रिलीज करना शुरू कर दिया और इन टॉक्सिन्स ने ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की वैसोडाइलेशन हो जाती है। तो इस वजह से सेप्टिक शॉक हो जाता होता है। अब देखें, जब बैक्टीरिया ब्लड में आता है तो इसको हम बैक्टीरियमिया कहता है। प्लस जब बैक्टीरिया ब्लड में आया और प्लस उसने टिश्यू डैमेजिंग स्टार्ट कर दी तो इसको हम सेप्सिस कहते होते हैं। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि एक बंदे को जब बैक्टीरिया ब्लड में आया, ब्लड वेसल्स में आया, उसने ब्लड वेसल्स को डैमेजिंग करवाना शुरू कर दी तो उस बंदे के अंदर वेजोडाइलेशन करवाई। तो जब एक बंदे का डॉक्टर साहब ने सैंपल लिया ब्लड का, तो जब उस सैंपल्स को स्लाइड्स के ऊपर लैब्स के अंदर डॉक्टर साहब ने अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो डॉक्टर साहब को 2 तरह के बैक्टीरिया मिले। 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिला और 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिला। एक बैक्टीरिया को नंबर 1 कह दिया और दूसरे को नंबर 2 बैक्टीरिया कह दिया। अब हमें बैक्टीरिया के बारे में नॉर्मल पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल हम कहते होते हैं और इसकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पेप्टाइड होती है। पेप्टाइड क्या होती है? पेप्टाइड एक प्रोटीन होती है और ग्लाइकेन क्या होती है? ग्लूकोज होती है। इससे हमें ये पता चला कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया वो ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इसके सेल वॉल के गिर्द कोई भी एक्स्ट्रा लेयर नहीं होती और इसकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। वो तो हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भी सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भी सेल वॉल जो होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं वो इसकी सेल वॉल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये सेल वॉल से बाहर एक्सक्रीट होते हैं और वेसल्स को डैमेजिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं और इनको एक्सोटॉक्सिन कहते होते हैं। और याद रखना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर LPS नहीं होती, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर नहीं होती। उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरफ आ जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी सेल वॉल के गिर्द एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम LPS कहते होते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर के अंदर एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये टॉक्सिन्स टिश्यू की डैमेजिंग करवाते हैं और इन टॉक्सिन को हम एंडोटॉक्सिन्स कहते होते हैं। हमने कहा था कि 99% जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक होता है, मगर 99% में से भी आज जो रिसर्च की गई है उसके मुताबिक कहा जाता है कि 95% जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से सेप्टिक शॉक होता है। एक्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट क्लियर्ड, बट व्हेन देयर इज ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन अकर ड्यू टू इन्फेक्शन द प्रो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंक्रीज एंड रिजल्टेड एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डिक्रीज एंड लीड टू वेजोडाइलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब बैक्टीरिया ब्लड वेसल्स के अंदर आया, इसने ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन करवा दी। जब वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड आगे फ्लो नहीं करेगा ब्लड वेसल से। जब ब्लड वेसल से आगे फ्लो नहीं करेगा तो ऑर्गन्स को ब्लड पूरा जो कंप्लीट ऑर्गन्स की डिमांड के मुताबिक नहीं मिलेगा। जब हमें पता है कि ऑर्गन्स को एक वक्त में एक पर मिनट इनफ ऑक्सीजन और इनफ ग्लूकोज की ज़रूरत होती है जितनी उनकी डिमांड होती है उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो जब वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं करेगा, जब ब्लड आगे फ्लो नहीं करेगा तो ऑर्गन्स को जो है वो ब्लड नहीं मिलेगा। जब ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो भाई सीधी सी बात है, जब ऑर्गन्स को ब्लड ही नहीं मिलेगा तो उनको प्रॉपर ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपर वर्क कैसे कर पाएंगे और ऑर्गन्स डैमेज होंगे और बंदे के अंदर शॉक की कंडीशन आएगी और ऐसी कंडीशन को हम सेप्टिक शॉक कहते होते हैं। अब देखें, जब बैक्टीरिया अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर आया तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और ये ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, ब्लड वेसल्स को डैमेज करवाना शुरू कर देते होते हैं।
हमारी बॉडी के अंदर प्रो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं। प्रो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशंस को रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशंस को रोकते हैं, इन्फ्लेमेशंस के खिलाफ काम करते हैं। एक नॉर्मल बंदे में तो इन दोनों का लेवल जो है वो नॉर्मल होता है, एक रेंज में होता है, ताकि उसके अंदर इन्फ्लेमेशंस नहीं होती जिस वजह से। मगर देखें ना, फॉर एग्जाम्पल्स आपने एक बंदा रखा हुआ है चौकीदार, और बाहर से एक चोर आ जाता है, और वो चोर तो उसको काबू कर लेगा। इसी तरह इन दोनों का रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे को मेंटेन रखते हैं, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होती। मगर जब दो चोर आ जाएंगे तो चोर उसको आपका जो बंदा रखा हुआ है चौकीदार, वो उसको काबू नहीं कर पाएगा। चोर कहेगा कि अब मुझे काबू करके दिखा, मेरे साथ का एक और साथी आ गया, अब तो मैं कार्रवाई करके जाऊंगा, अब तो मैं डिकेटी करके जाऊंगा। तो यही काम इसका होता है, प्रो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। पहले तो शरीफ बना रहता है चोर की तरह, जैसे पहले चोर आया और उसको चौकीदार ने काबू कर लिया, मगर जब बैक्टीरिया अंदर आ जाता बॉडी के, तो बैक्टीरिया को देख के ये आगे से ताकतवर हो जाता है। वो कहता है कि अब तो नहीं मैं तेरे काबू आऊँगा, अब तू जो मर्जी कर ले। और याद रखे, प्रो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, ब्रेडिकाइनिन होता है। जब बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन करवाया, प्रो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का लेवल इंक्रीज़ हुआ, और हिस्टामिन भी इंक्रीज़ होगा, सेरोटोनिन भी इंक्रीज़ होगा, और ब्रेडिकाइनिन भी इंक्रीज़ होगा। और हमें हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये वेजोडाइलेशन करवाएंगे। जब वेजोडाइलेशन करवाएंगे तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम होगी तो हाइपोपरफ्यूजन होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम सेप्टिक शॉक कहते होते हैं, ऐसी कंडीशन को शॉक कहते हैं, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ, और ऐसी कंडीशन को हम सेप्टिक शॉक कहेंगे। अब देखते हैं कि बंदे के अंदर क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो बंदे को फीवर ज़रूर होगा, और इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, 103 से लेकर 104 तक होता है। और उसके अंदर हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़ होती है? देखिए, जब फॉर एग्जांपल हार्ट को आने वाली इंफीरियर वेना केवा के अंदर वेजोडाइलेशन होगी, तो जब इंफीरियर वेना केवा में ब्लड कम आएगा तो राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा, जब राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा तो लंग्स में ब्लड कम आएगा, जब लंग्स में ब्लड कम आएगा तो लंग्स से पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम आएगा, जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा तो एओर्टा को ब्लड कम मिलेगा, जब एओर्टा को ब्लड कम मिलेगा तो हमारे एओर्टा पे बेरो रिसेप्टर होते हैं जो प्रेशर को सेंस करते हैं। जब वो प्रेशर को सेंस करेंगे, ब्लड कम मिल रहा है बॉडी को, तो वो ब्रेन को कहेंगे कि भाई अंदर नीचे गड़बड़ चल रही है, बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा, तो ब्रेन फ़ौरन हार्ट को कहेगा कि भाई तू क्या कर रहा है, बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा, तू स्कूल से बैठा हुआ है। हार्ट कहेगा कि भाई मेरे पास ब्लड ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मगर हार्ट उस वक्त ब्रेन कहेगा कि तू कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो अपनी इंक्रीज़ कर। फिर हार्ट एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती होती है। उसके बाद पल्स रेट इस बंदे की वीक मिलती है, जब इस बंदे के अंदर ब्लड फ्लो ही कम हो रहा है, ऑर्गन्स को ब्लड ही कम मिल रहा है तो पल्स वीक मिलेगी। उसके बाद बीपी इंक्रीज़ मिलता है, जब एओर्टा के ऊपर प्रेशर ही कम लग रहा है तो बीपी इंक्रीज़ मिलेगा। उसके बाद मसल फटीक होती है इस बंदे को। मसल्स फटीक क्यों होती है? देखिए, जब ब्लड ऑर्गन्स को कम मिल रहा है तो जब पेरिफेरी एरिया को ब्लड कम मिलेगा तो मसल्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब ब्लड नहीं मिलेगा तो मसल्स फटीक होगी, बंदे को टायर्डनेस होगी। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ वार्म होगी। इसके अंदर देखें, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर फ्लूइड लॉस हो रहा था बॉडी से, इसके अंदर फ्लूइड लॉस नहीं हो रहा, ऑर्गन्स को कम मिल रहा है वेजोडाइलेशन की वजह से, जिस वजह से इसके अंदर एक्सट्रीमिटीज़ हमें वार्म मिलती जाती है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करवाते होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें CBC का लेवल इंक्रीज़ मिलता है, CBC के अंदर WBC का लेवल इंक्रीज़ मिलता है। वो क्यों मिलता है? हमें पता है कि WBC जो कि इम्यून सिस्टम एज ए इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो ये उसके खिलाफ फाइट करेंगे, जब ये फाइट करेंगे तो इनका लेवल इंक्रीज़ होगा, इसलिए WBC का लेवल इंक्रीज़ होता है। उसके बाद ये थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं जो कि याद रखनी चाहिए हमें, जब भी हम किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हों तो कोई पेशेंट आए तो CBC करवाई होती है, तो हमें ये चेक करने के लिए पता होना चाहिए कि CBC के अंदर क्या अबनॉर्मेलिटीज़ आ रही है। जब भी न्यूट्रोफिल का लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमें पता चल जाता होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। और जब इयोसिनोफिल का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि पैरासाइटिक का इन्फेक्शन हुआ पड़ा है बंदे को। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद जब लिम्फोसाइट्स के T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स का लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमें पता चल जाता है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ पड़ा बंदे को। और जब इंक्रीज़ बेसोफिल होगा तो हमें पता चल जाता है कि एलर्जिक रिएक्शन हुआ पड़ा बंदे को। उसके बाद हम जो बंदे के अंदर देखते होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, BP हमें डिक्रीज़ मिलता होता है, BP जो है वो 120/80 से कम मिलता होता है। उसके बाद पल्स वीक मिलती है इस बंदे की। उसके बाद टैकीकार्डिया होता है, जब हार्ट एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेगा तो टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, हार्ट रेट हमें मोर देन 100 मिलेगी। नॉर्मल जो होती है वो 60 से 100 तक होती है, अगर 60 से कम हो तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते होते हैं, अगर 100 से ज़्यादा हो तो उसको टैकीकार्डिया कहते होते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इसको सेप्टिक शॉक हो गया, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। मगर
हमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रोफिल से ये तो पता चल गया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, मगर अभी तक हमें इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म डायग्नोज नहीं हम बना सके कि क्या बंदे को हो गया है, तो किस वजह से ये शौक हुआ और किस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो उसके लिए हम करवाते होते हैं ब्लड कल्चर टेस्ट। ब्लड कल्चर हमें बताता होता है कि इस बंदे को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ या ग्राम नेगेटिव की वजह से इन्फेक्शन हुआ। हमें ये भी पता है कि सेप्टिक शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसके अंदर सेप्टिक शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर सर्वाइवल चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, क्योंकि 99% तो इसके अंदर डेथ रेशो होती है। तो इसलिए हम इसके अंदर रिस्क नहीं लेंगे, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो, चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो। तो हमने जो है वो इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करनी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करने की एबिलिटी रखती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करने की एबिलिटी रखती है। और इसके बाद हम नॉर एड्रेनालिन यूज़ करेंगे, क्योंकि इस बंदे के अंदर वैसोडाइलेशन हुई पड़ी है और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। और याद रखें, जब भी हिस्टामिन का अगर बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज हो जाए इस बंदे में, तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करवा सकता है। ठीक हो गया, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करवा सकता है। तो अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी तो फिर हम इस बंदे में ये वैसोडाइलेशन नहीं इसके इस बंदे के अंदर फिर हम ये वैसो कंस्ट्रिक्शन यूज़ नहीं करेंगे। उसकी क्या रीज़न है, देखिए, अगर वैसोडाइलेशन में तो हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, मगर उधर इसने वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा दी तो ये मज़ीद और करवा देगी। तो इसलिए हम फिर एड्रेनालिन यूज़ करते होते हैं, एपिनेफ्रिन, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन की। तो हम ये अंडरलाइन काज फिर यूज़ करते होते हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का। तो एंड पे ये बात ज़रूर याद रखें कि इसकी प्रोग्नोसिस वेरी वेरी बैड होती है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करने की एबिलिटी होती है। क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स को जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो सीवियर कंडीशन होगी और पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ ज़्यादा जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेप्टिक शॉक।